नमस्कार। आजकल आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा या फिर आपने सोशल मीडिया बाकी सब जगह आप देख रहे हैं कि युवाओं में आत्महत्या बढ़ती जा रही है। साल 2023 में अब तक 8 महीने में 22 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। इस साल 8 महीने में 24 जान कोटा में जा चुकी है। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने की ये फैक्ट्री सुसाइड फैक्ट्री बनती जा रही है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि 15 से 29 साल के बच्चों में आत्महत्या मौत का चौथा बड़ा एक बड़ी वजह है। कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे रोज एक खबर हमें मिल जाती है कि जो बच्चा तैयार कर रहा है उसने आत्महत्या कमिट की, सुसाइड कमिट की। बच्चों में 14 साल की उम्र से पहले 50% मानसिक बीमारियां आ जाती हैं। दूसरा, आप देखेंगे पोस्ट कोविड के बाद एक जो रिसर्च है उसके अनुसार वर्ल्ड में 15 से 29 साल के बच्चों में मानसिक बीमारियां 34% बढ़ गई। यूनिसेफ की एक रिसेंट स्टडी है जो अभी लास्ट ईयर इंडिया में ही हुई थी और उसके अनुसार हर 7 में से एक बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यू है या फिर डिसऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है बहुत गंभीर भी है और बहुत बड़ी भी है। अब सवाल ये उठता है कि कोटा आखिर सुसाइड की फैक्ट्री क्यों बनता जा रहा है? अपना करियर बनाने के लिए कोटा आने वाले छात्र यहाँ अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हैं? तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर मेंटल हेल्थ इश्यू होते क्यों हैं। हमारा जो एक साइंटिफिक मॉडल है ऐसा है वो है बायो साइको सोशल मॉडल। बायोलॉजिकल या फिर जेनेटिकल या फिर कुछ उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं जो बाई बर्थ बच्चे के साथ रहती हैं, उसमें हम जैसे कि कह सकते हैं कि किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है तो उन बच्चों को मानसिक बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा जो वजह है वो है साइको सोशल मॉडल, जिसमें हम इन्वायरमेंट, बच्चे का खुद की साइकी, आसपास एनवायरनमेंट में और क्या क्या चीज़ें हो रही है जो कैसे कंट्रीब्यूट करती है। आप इसकी पूरी डायनेमिक समझने के लिए कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो अपनी फैमिली में अपने बहुत पुराने दोस्तों के साथ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उसका एक कल्चर है, उसका एक वहाँ का खाने पीने का पैटर्न है, वहाँ उसके दोस्त हैं, वहाँ उसका सोशल सर्किल है। तो जब बच्चा ये सब चीज़ें छोड़ के नई जगह पे आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे परसीव्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ें लेके साथ आता है। दूसरा क्या है कि हम सब लोगों ने कुछ ऐसा एक माइंडसेट बना लिया है कि सक्सेस यानी कि 3-4 चीज़ें बची हैं अब बच्चे के कैरियर में। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो बन गया है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे सोसाइटी के लिए हो, तो अगर इतनी सारे बदलाव के साथ बच्चा एक नई जगह जाता है तो अब आप देखें कि उसको कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा सिर्फ सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे एक साइकिल में वो फंस जाते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, टेस्ट में रिजल्ट अच्छे नहीं आए, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, इतना खर्चा हो गया, आगे जाके क्या करेंगे, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। दूसरा क्या है कि एकेडमिक का जो पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चे के हर 7वें दिन एक टेस्ट हो रहे हैं। अब उस टेस्ट में उसका अगर गलती से बिगड़ भी गया तो वो जैसे ही उससे उभरने की कोशिश करता है तब तक तो नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है। क्लासें 8-8, 9-9 घंटे तक चलती है तो वहाँ पे वेंटिलेशन, लाइट या फिर इंटरेक्शन, बाकी सब चीज़ें कैसे होंगी। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो सुसाइड हैं वो बाहर के बच्चों के हैं, और जैसे कि बिहार से, MP से, UP से। अगर ये जो समस्या बन गई है तो इसका समाधान क्या है? तो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस समस्या के पीछे अगर जिम्मेदारी की बात करें तो या तो हम सब जिम्मेदार हैं या कोई जिम्मेदार नहीं है। अब बच्चे का डे टू डे लाइफ में जो भी है, अगर उसे लगता है कि उसके थॉट्स में, उसके इमोशंस में या बिहेवियर में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसे कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ये कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है। दूसरा, अगर वो बदलाव समय के साथ बना हुआ है या फिर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब बदलाव क्या आ सकते हैं? अगर हम बात करें इमोशंस की, तो
तो मान लो कि बिना वजह बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, या फिर बिना वजह पूरे दिन मन उदास रह रहा है, रोना आ रहा है। दूसरा, जैसे कि हम बात करें थॉट्स की, तो थॉट्स में ऐसा ना कि यार लाइफ में कुछ नहीं बचा है, आगे जाके मेरा क्या होगा, अगर मैं ऐसे ही रहा तो सब खराब हो जाएगा, फैमिली का बहुत सारा पैसा चला गया है, अब वो भी नहीं रहेंगे, सोसाइटी हमें क्या कहेगी। और जब ये बदलाव आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना कि हाँ, कोई ना कोई समस्या है जो चल पड़ी है। जैसे जैसे ये आत्महत्या के ख्याल अगर आ भी रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आत्महत्या के ख्याल जैसे बाकी थॉट्स हमारे बहुत समय में आते हैं और फिर चले जाते हैं, सेम ऐसे ही आत्महत्या के ख्याल भी आते हैं और एक टेम्परेरी टाइम बीइंग के लिए रहते हैं और फिर समय के साथ चले जाते हैं। उसका एक पीक होता है, और अगर उस पीक में हमने कुछ ऐसा आपसे प्लान कर लिया कि इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, तो ऐसे में अब आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है कि आपको बात करनी है, और वो बात आप उनसे करें जो आपके बहुत करीबी है, यानी आपके अपने, जैसे कि पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप अपने बहुत अच्छे दोस्त से बात कर सकते हैं, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। अगर आपने बात शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप आपने ले लिया है और आपकी हेल्प है जो अवेलेबल है वो आपको मिलेगी। अब होता क्या है कि यहाँ पे आके कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं कि नहीं, प्रोफेशनल मदद लेंगे तो मेरे साथी क्या सोचेंगे, मेरे टीचर क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी में पता चल गया कि अरे यार उनका बच्चा तो वहाँ पढ़ने गया था, उसको तो मानसिक बीमारी हो गई, वो तो, यानी कि कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ इस मेंटल हेल्थ इशू से जुड़े हुए स्टिग्मा की, और ये स्टिग्मा ही है कि कहीं ना कहीं रोक देता है बदल लेने के लिए। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो आप बिल्कुल इससे ना डरें। आप अपना जो भी आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद अगर मदद आगे फर्दर आपको चाहिए, प्रोफेशनल मदद चाहिए, तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलें, और इस स्टिग्मा से बिल्कुल ना डरें। हम चाहते हैं कि जो बच्चे मेंटली हेल्दी हैं वो ऐसा क्या करें कि उनकी मेंटल हेल्थ स्वस्थ बनी रहे, और उसके लिए हमें कुछ बड़ा या कुछ बहुत मैजिकल कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको अपने लोगों के बीच रहना है, आप अपने फ्रेंड सर्किल से के साथ अपनी बातें डिस्कस करें, उनके बीच रहें, आपके फ्रेंडशिप होनी चाहिए, आपका सोशल सर्किल होना चाहिए, आप पेरेंट्स से रेगुलर टच में रहें। अगर आपको कोई इशू है तो आप पेरेंट्स से डिस्कस करें, और उसके साथ जो बाकी चीज़ें जैसे कि समय से उठना, उसके साथ आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब ठीक से होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें ताकि आप कुछ आउटडोर एक्टिविटी में एंगेज करें। उसके साथ जो ऐसी चीज़ें जिनसे मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जैसे कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कम करें, आप ऑनलाइन इंटरनेट गेमिंग या फिर कुछ और इन सब चीज़ें हैं, इनसे आप बच के रहें। और नशा जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे भी बच के रहना है। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको आप करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली, मानसिक तौर से भी, मेंटली भी, और कोई मानसिक बीमारी या मेंटल हेल्थ इशू आपको आएगा ही नहीं। तो ये बात हुई बच्चों की। अब हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इस समस्या में पेरेंट्स के स्तर पे, टीचर्स के स्तर पे, एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो या उसके स्तर पे, कैसे गवर्नमेंट या फिर एक बड़ी अथॉरिटी के तौर पे, और कैसे हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी के रोल पे हम सब लोग इसमें बदलाव करें या फिर कुछ ऐसा करें कि इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाला वीडियो भी हमारा बहुत अच्छे से ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको हमारा ये जो आज का वीडियो है अगर आपको पसंद आया और आपको लगता है कि इससे हम समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो हमें प्रोत्साहन करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमसे किसी ना किसी तरीके से जुड़ सकते हैं। और यही हमारा एक मोटिवेशन है जिस जो बना रहेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी अगली बार और कुछ बेहतर लेके आपके लिए आएंगे।